please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज जिस तरीके के नतीजे आए उत्तर प्रदेश में, उसने ये साफ कर दिया कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के नारे अच्छे दिन का मतलब जनता को उल्टा लगा है। क्या उसको ये लग रहा है कि ये अच्छे दिन विपक्ष के आने चाहिए? क्योंकि आज जो 3 उपचुनाव के नतीजे आए हैं, 2 यूपी में और 1 बिहार में, वो तीनों बीजेपी के खिलाफ गए हैं। बीजेपी ने अपने गढ़ गोरखपुर की सीट को हार दिया है और फूलपुर में बीजेपी हार चुकी है। और ये तमाम चीज़ें साफ इशारा कर रहे हैं कि मतदाता की जो मार पड़ी है उससे बीजेपी में हाहाकार है। बीजेपी के अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि इस हार को मामूली मत समझिए, ये हार बड़ी है क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका अपना गढ़ था। लोकसभा आप जीतते हैं, विधानसभा में आप सुनामी लेकर आते हैं और आप अपने मुख्यमंत्री की सीट को जब हार रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की हवा खराब हो रही है? इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले मैं आपको वो बता दूं। यूपी में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह यह है, ये खबर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, मायावती और अखिलेश यादव की मुलाकात चल रही है। 2 धुर विरोधी अखिलेश यादव तमाम चीजों को भूलकर पहले गठबंधन करते हैं और आज अपने प्रत्याशी को जिताने के बाद अब वो मायावती के घर पे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। मायावती जी के घर पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों से ये साफ हो जाता है कि यूपी की राजनीति को बदलने का मादा ये 2 नेता रखते हैं। अगर ये एक हो जाएं, अपने तमाम बैर भूलकर, साफ तौर पर बीजेपी के लिए अच्छे दिन कहीं जुमला ही साबित ना हो जाए, जैसा कि विपक्षी बार बार बोलते रहे हैं। और खुद बकौल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इस हार की जिम्मेदारी लेने के बाद कहा कि अति आत्मविश्वास की वजह से हम ये चुनाव हारे हैं, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। तो बीजेपी को भी लग रहा है कि जिस चीज़ का परिणाम वो बहुत आसान मान रहे थे कि यूपी में उनके नाम की हवा है, मोदी का यूपी, योगी का यूपी, वो यूपी अखिलेश और मायावती के साथ आने से आज ये संदेश दे रहा है कि किसी की हवा नहीं है, जनता को काम चाहिए। और ये बात बार बार अंडरलाइन की अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कहीं ना कहीं गलत बयानी की गई, संविधान को मखौल उड़ाया गया, पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने की। यहां तक कि उनके गठबंधन को सांप छछूंदर का गठबंधन कहा गया। इसी नोट पर ये दोनों तरफ के नतीजे सामने आए हैं। कहीं पे खुशी मन रही है, कहीं पर मातम पसरा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि वो आत्मनिरीक्षण करेगी, आत्मावलोकन करेगी, लेकिन सवाल ये कि जिसकी वजह से हार हुई, क्या बीजेपी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी? क्योंकि इन चुनावों के नतीजों में कौन जीता कौन हारा उसके नाम याद नहीं होंगे, पर यह याद रहेगा कि गोरखपुर सीट, जो कि योगी आदित्यनाथ की सीट थी, पिछले 5 बार के वो सांसद रहे थे, वो सीट बीजेपी हारी है। बड़ी खबर। इसी तरीके से बिहार में भी, अररिया में बीजेपी को मात मिली है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में एक और अंडरलाइन करने वाली खबर है जिस पर नजर रखनी चाहिए कि फूलपुर और गोरखपुर, जहां की कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, वो कांग्रेस दोनों जगह पर जमानत उसकी जब्त हो गई है। और इस जमानत जब्त का एक साफ मतलब है कि इस बड़े हिंदी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी महज पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी का अपना कोई अस्तित्व जैसे कि ना के बराबर है। उसके लिए संतोष की बात सिर्फ इतनी है कि बीजेपी चुनाव हार गई है। इसी पर कुछ बड़े सवाल आज खड़े होते हैं जो इस शो के दौरान हम पूछने वाले हैं। हम तो ये पूछेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बगैर बने मोर्चे को जनता ने समर्थन दे दिया है? सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या अति आत्मविश्वास की वजह से बीजेपी ने उपचुनाव में मुंह की खाई? और सवाल नंबर 3 जो आज हम जानेंगे कि क्या 2019 में पीएम मोदी का मुकाबला अब स्थानीय छत्र भी मिलकर कर पाएंगे, अखिलेश मायावती जैसे जो आज हुआ? तो मतदाता की मार, बीजेपी में हाहाकार। इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन एक नजर दिन भर के घटनाक्रम पर। जिसे 2019 में सपा बसपा का जो यह राजनीतिक सौदेबाजी एक बार पुनः प्रदेश
और देश के विकास को बाधित करने की दिशा से बना है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव से राजनीतिक संदेश हमेशा निकलते हैं। जब एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, कई वर्षों से जिसको किसी ने नहीं हरा पाया हो, दूसरा उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, दोनों महत्वपूर्ण और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हों भारतीय जनता पार्टी के, अगर उन क्षेत्रों की जनता में इतनी नाराजगी अगर है, तो सोचिए आने वाले समय में अगर देश का चुनाव होगा तो कैसा होगा। जब प्रत्याशी घोषित हुए थे उस समय सपा अलग थी, बसपा अलग थी, कांग्रेस अलग थी, सभी लोग अलग अलग थे। लेकिन चुनाव के बीच में सपा बसपा का राज्यसभा चुनाव की दिशा से एक प्रकार का आपसी सौदेबाजी होना और जो ये बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं ना कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ गई, जीएसटी और नोटबंदी ने कारोबार और रोजगार छीन लिए, और जो भय का जो वातावरण पैदा किया, जो संविधान की धज्जियां उड़ाई, कानून की धज्जियां उड़ाई, उसी का जवाब जनता ने मिलकर के दिया है। जो हमारी सीटें थी, उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का हारना यह समीक्षा का विषय है और कहाँ कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करने, उनका परिमार्जन करने और भविष्य की बेहतर योजना बनाने के लिए जी जान से लग करके हम लोग कार्य करके दिखाएंगे। अगर सदन में ये कहा गया हो कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता हूं, उनके जो शब्द रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि इनकाउंटर कर दो, अगर जरूरत पड़े तो किसी सीमा पर जाकर के अगर काटना भी पड़े तो काट डालो, ये शब्द हैं सदन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। सौदेबाजी का दौर पुनः शुरू करने का प्रयास हुआ है, प्रदेश की जनता इसको समझेगी। समाजवादियों को और बहुजन समाज पार्टी की नेता को क्या कहा गया कि ये सांप छछूंदर का गठबंधन हुआ है, चोर चोर मौसेरे भाई का गठबंधन हुआ है, नापाक गठबंधन हुआ है, और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। मैं अपना सवाल आज का एक बार फिर दोहराता हूं और फिर हम इस डिबेट की शुरुआत करेंगे। आज का सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या 2019 में पीएम मोदी का मुकाबला स्थानीय क्षत्रप ही कर पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ आपको लगता है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #BJP की हार लिखकर भी आप फेसबुक पर जाकर और न्यूज़ 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जाकर आप ट्वीट कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मैं मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं और उसके बाद इसकी शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले स्टूडियो में दो खास मेहमान, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। नवल किशोर साहब, RJD के प्रवक्ता, आपको स्वागत भी है और फिर से बधाई है, आपकी पार्टी ने अच्छा किया है। और जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी इस डिबेट में शिरकत करेंगे। उदयवीर जी होंगे जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इन सब के साथ साथ अभी हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं योगी सरकार में, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वो इस शर्त पे जुड़े हैं कि वो अकेले एक्सक्लूसिव बातचीत करना चाहते हैं और डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो शुरू में कुछ मिनट में सिद्धार्थ जी से सवाल कर लेता हूं और फिर हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं आप तमाम मेहमानों की इजाजत को लेकर। सिद्धार्थ जी, कहाँ चूक हुई, किसकी गलती है ये, एक नाम बताइए। नाम तो नहीं हो सकता, जब चुनाव सामूहिक लड़ा जाता है तो नाम तो ऐसा नहीं होता है। जहां पे मेरे ख्याल से आपने वो प्ले भी किया है, मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा है, जो कि हम लोग ने भी देखा था। जब चुनाव चला था तो समाजवादी पार्टी से ही रणनीति हमारी तैयार थी और उसके आधार पे हम लोग लड़ रहे थे। तो वो जहां पे जिसको हार दिख रही थी तो उसने
साथ लिया, वो बीएसपी का उन्होंने साथ लिया। और वहां पर जब लिया तो एक तो हमारी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि दोनों को किस तरह से काउंटर करना है, और एक और भी चीज मेरी जो लगती है, क्योंकि मैं भी चुनाव की फील्ड में ही था, हमें लगा कि ये गठबंधन जो है कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो एक प्रकार से कॉम्प्लिसेंसी आई हुई थी, जिसका मुख्यमंत्री ने कहा अति आत्मविश्वास हमारे अंदर आया हुआ था कि जीत रहे, तो वहां भी कमी थी। बड़ी बात। और सिद्धार्थ एक जी आपने बहुत ईमानदारी से दो बातें की, मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि कॉम्प्लिसेंसी है, ओवर कॉन्फिडेंस है, और आप इस स्ट्रेटेजी को समझ नहीं पाए जो सपा और बसपा ने अपनाई, आपकी तैयारी वो नहीं थी। लेकिन आज आपको दिख रहा है दोनों साथ खड़े हैं। अखिलेश मायावती के घर जाकर मुलाकात इस वक्त कर रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब तो पत्ते खुल गए हैं, अब क्या तैयारी होगी, अब कैसे मात देंगे? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा किस प्रकार से होगी, मगर हमें एक जो सरप्राइज एलिमेंट था वो नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास वो 8 से 10 महीने हैं कि ये दोनों मिलेंगे, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हर लोकसभा सीट पे, हर विधानसभा सीट पे जो लोकसभा बनती है उसके हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा। तो उस पे जो एक समीक्षा या योजना जो बनती है वो हम लोग अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि वो हम लोग उस पर सफल होंगे। और जहां तक कि उपचुनाव होता है वो एक प्रदेश लेवल पे ही होता है। अभी जो राष्ट्र स्तर के हमारे जो जिसको आप लोग चाणक्य बोलते हैं आज के, उनका तो अभी इसमें योगदान आया ही नहीं है। तो वो सब चीजें जब आएंगी तो मुझे लगता है क्योंकि इस कैंपेन में नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, सबका आपका सबसे बड़ा चेहरा, आपको लगता है कि इन दोनों उपचुनाव में भी नरेंद्र मोदी से कैंपेनिंग करानी चाहिए थी, फायदा मिलता? उपचुनाव में कभी होता नहीं है सुमित जी, कभी होता नहीं है कि उपचुनाव के अंदर सेंट्रल लीडर्स को या अपने सबसे बड़े लीडर को आप कैंपेनिंग करवाते हैं। आज तक बीजेपी में मेरे को 22 साल हो रहे हैं, उसके ऊपर ही हो रहे हैं, हम लोग ने कभी किया नहीं है, तो ये होना भी नहीं था। मगर अभी आपने ही कह दिया है, वो जब उतर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्बिनेशन, और दूसरा हम स्ट्रैटेजी अपनी ठीक कर लेंगे तो किसी भी कॉम्बिनेशन को हम लोग मात नहीं दे पाएंगे। एक चीज और बताइए, क्या आपको लगता है ये बुआ भतीजा का संबंध, बुआ बबुआ का नारेबाजी जो हो रही है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये गठबंधन चलेगा? क्योंकि बिहार में हमने देखा था दो धुर विरोधी मिले थे और फिर अलग हो गए। देखिए सुमित जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, यही समय जब मिलता है तो हम एक्सपोज कर सकते हैं। और जैसे बिहार का था उदाहरण हम दे सकते हैं, हम इनका पुराना भी उदाहरण दे सकते हैं। ये पार्ट ऑफ कैंपेन स्ट्रैटेजी बन जाती है, तो उसको हम लोग विशेष रूप से किस प्रकार से क्या चीज उजागर ज्यादा करना नहीं करना, इसका तो मैं अभी नहीं खुलासा कर सकता, ना मेरे पास है। मगर ये सब चीजें आती हैं और पब्लिक जो वोटर होता है उसके जहन में वो घुसती है, फिर आपका विकास आता है और आपको वोटर को ये भी दिखता है कि भ्रष्टाचार कम हो गया है, उनको दिखता है कानून व्यवस्था ठीक होती जा रही है। पर सिद्धार्थ जी सॉरी टू इंटरवीन, तो ये सब चीजों को मिलकर सिद्धार्थ जी सॉरी टू इंटरवीन, वोट मिलता है। अगर विकास हुआ होता, अगर जनता में आपके नाम का भरोसा होता तो 37% 40% वोटिंग नहीं होती। पब्लिक सब कुछ भूलकर आगे निकलती है, वोट डालती है आपके लिए। आपके नेताओं ने माना है दिन भर की डिबेट में कि वोटिंग जो कम हुई, मुख्यमंत्री ने कहा वो बिहार की वजह रही। नहीं, देखिए वोटिंग तो कम हुई है और हमारा ही वोटर जिसको कहते हैं जो निकला नहीं होएगा, ये इसी तरह से एनालिसिस भी होते हैं, सिफोलॉजिस्ट जो अच्छे होते हैं ये कहते हैं बीजेपी क्यों नहीं निकला? अगर विकास हुआ है तो क्यों नहीं निकला? भ्रष्टाचार खत्म हुआ है तो क्यों नहीं निकला? मेरे को देखिए, इसका मैं फिर कहता हूं, दो कारण नहीं, आप उसको आप फिर नहीं पकड़ रहे हैं। दो कारण है। एक तो मैंने बड़े खुल के कहा कॉम्प्लिसेंसी थी और हमें अति आत्मविश्वास था कि हम जीत रहे हैं। तो हमारा जो कार्यकर्ता था, जिस तरह से हमें बूथ के ऊपर मेहनत करके उनको लेके जाना था, वो हमने शायद नहीं किया है। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, मगर जब इस प्रकार से होता है तो ये आपकी पोलिंग परसेंटेज गिरता भी है। और जो आपका भी हमारा जो वोटर होता है वो कहता है जीत तो रही हो, क्या फर्क पड़ रहा है, अरे नहीं गया आज के दिन छुट्टी है तो छोड़ दो, एक चीज होती है। तो ये दोनों कंबाइन होता है, मगर मैं इसको हल्केपन से नहीं बोल लूंगा और ना ही हमारी पार्टी ले रही है। हमारा ये मानना है कि ये दोनों हमारे सामने अब आ गए हैं, हमारी रणनीति अब इनको दोनों को सामने रख के करनी चाहिए और ठीक से हम करेंगे जो हमारे सीनियर लीडर्स जो करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हम लोग फिर से विजय हासिल करेंगे। शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं संदेश चला गया इस देश में कि नरेंद्र मोदी की हवा को भी रोका जा सकता है। अगर स्थानीय लीडर्स अपने मतभेदों को भूलकर एक हो जाते हैं
तो नरेंद्र मोदी को अमित शाह की स्ट्रेटेजी को भी मात दी जा सकती है। एक बड़ा संदेश आज के उपचुनावों से सामने आया है। तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा नवल भाई। नवल भाई, क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन चलेगा और लंबा चलेगा? यूपी की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा। हाँ ठीक है, देखिए मुझे इसलिए लगता है कि यह गठबंधन बनने में बहुत समय लगा है। बहुत जो दोनों दल के नेताओं हैं उन्होंने इस पर विचार किया है और जनता ने इसको स्वीकार किया है। केवल ये नेताओं का निर्णय नहीं है, कार्यकर्ताओं का भी निर्णय है कि जो देश में आज की स्थिति है, खासकर यूपी में जो स्थिति है, जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है, इस तरह की राजनीति जो उन्होंने पिछले 1 साल में योगी जी ने भी दिखाया है और पिछले 4 साल में मोदी जी ने दिखाया है, उसको सिरे से खारिज करने के लिए यह जनमत का मिलन हुआ है और यह गठबंधन हुआ है। इसलिए हमें लगता है कि यह स्वाभाविक हुआ है, इसलिए यह समय लिया है। ये जो जैसा वो कह रहे हैं कि यह किसी समय के लिए या यह तात्कालिक है, यह तात्कालिक नहीं है। जिस गठबंधन को बनने में इतना समय गठबंधन आप बचा नहीं पाए, नहीं इसको आप कह रहे हैं कि तात्कालिक नहीं, हम बचा, आप साथ मिलकर लड़े नीतीश कुमार के साथ। आज आपका नीतीश कुमार का है, मैं बता रहा हूँ उस पर भी। देखिए हमने उसको नहीं तोड़ा, नीतीश कुमार ने किन परिस्थितियों में तोड़ा वो भी सामने आ गया है आप आज के डेट में, और यह भी पता चल गया है कि जिस चेहरे के मेरा ये कहना है कि जो दो नेता जब मिलते हैं तो उनके जो अपने आपस के अहम होते हैं उनको दबा के रख पाना मुश्किल हो जाता है। आप हराने के लिए तो मिल जाते हैं, लेकिन जब आप जीतते हैं तो उसको फेविकॉल कहाँ चला जाता है? नहीं, लेकिन वो अहम की बात ही नहीं है ना। नीतीश कुमार ने जो तोड़ा वो किसी को पता नहीं चला, उन्होंने तोड़कर आधा घंटा में नई सरकार बना ली। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो अखिलेश मायावती के साथ भी हो सकता है। नहीं, अरे देखिए ये तो समय की बात है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये चीज होगा वहां पे। यहाँ पे इसमें बीजेपी के जो सुशील कुमार मोदी हैं बहुत बड़े रोल प्ले किए। एक केवल कंप्लीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। देखिए नीतीश कुमार को जिसको चेहरा मानकर बीजेपी अभी तक मानती है कि वो चेहरा है, 2015 में महागठबंधन के भी चेहरा थे। इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि उस चेहरा को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया है और नए चेहरे को तेजस्वी यादव के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह इस चुनाव का बेंचमार्क है। लेकिन मैं वापस यूपी पे आता हूँ। संबित पात्रा, कॉम्प्लेसेंसी, ओवर कॉन्फिडेंस और सपा बसपा की रणनीति को ना समझ पाना, ये 3 वजह रही हार की। लेकिन जो लोग पार्टी की कमान संभाल रहे थे प्रदेश में, जो चुनाव की कमान संभाल रहे थे प्रदेश में, उनको क्या आप क्लीन चिट दे देंगे? उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? देखिए, जैसे कि आज चुनाव के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कैमरे के सामने आए और उन्होंने बयान दिया है कि पूरे विषय की समीक्षा होगी। केवल योगी जी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि समीक्षा होगी और स्वाभाविक रूप से कहाँ गलती हुई, रणनीति में कहाँ चूक हुई और कॉम्प्लेसेंसी और अति आत्मविश्वास क्यों हुआ, इन सब विषयों को समय रहते 2019 से पहले ठीक कर लिया जाएगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी का यही धर्म होना चाहिए। देखिए सुमित जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं, स्वाभाविक है इसके नतीजे बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाई इलेक्शन को भी बहुत महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार योगी जी ने भी कहा कि हमने रणनीति में वो चूक की, क्योंकि जब हमने अपने प्रत्याशी घोषित किए, जब हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, उस समय जो गठबंधन कहिए या समर्थन कहिए बीएसपी का समाजवादी पार्टी को, उस समय वो तय नहीं हुआ था, हमने उनको अंडररेट किया। मगर आज समय रहते ये बात हमारे सामने आई है, इसलिए इसको हम दुरुस्त कर लेंगे। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, जबकि आज दिन वैसे मेरा सवाल पूछने का नहीं है, मगर मैं समझना चाहता हूं। देखिए, अगर बाई इलेक्शन में हम कहते हैं कि सपा और बसपा के बीच में एक समर्थन का भाव चल रहा है, बड़े प्लेटफॉर्म में ये गठबंधन में परिवर्तित होगा और 2019 में हमें वो डेंट कर सकते हैं। देखिए, ये बाई इलेक्शन में नेतृत्व का विषय नहीं होता है, ना तो अखिलेश जी को और ना ही मायावती जी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना है, मगर 2019 में नेतृत्व तो देना ही पड़ेगा। अगर आप गठबंधन करेंगे, कौन कितने सीट पे लड़ेगा और नेता कौन होगा, क्या ये निर्णय हो पाएगा? मैंने इशारा किया था जब मैं नवल जी को पूछा था। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब उदय जी से लेता हूं। समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत करीबी है अखिलेश यादव के, और इस जीत में बहुत बड़ी भूमिका, और इस समर्थन या गठबंधन जिसको आप कह रहे हैं, इसमें भी उदय जी की बहुत बड़ी भूमिका, मैं इस चीज़ को जानता हूं। उदय भाई, पहली बात तो मुबारक हो दोनों जीतों के लिए, और दूसरी बात ये, धन्यवाद सर, धन्यवाद। दूसरी बात ये, क्या ये गठबंधन बनेगा तो कितने दिन चलेगा, क्या गारंटी दे सकते हैं? देखिए, पहले जो गठबंधन टूटा था वो गठबंधन किसी राजनीतिक वैचारिक मुद्दे को लेकर नहीं टूटा था जी। अहम वहम इस तरह की बातें हो गई कुछ नेताओं की, कुछ मुद्दे बन गए तत्कालिक। कोई बहुत बड़ा राजनीतिक प्रश्न नहीं था कि हमने कोई वैचारिक लाइन ले ली हो,
कोई पॉलिसी बना दी हो बसपा के खिलाफ या बसपा ने हमारे खिलाफ। और रिश्ते माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तभी से उनके अच्छे थे, उन्होंने हमेशा शिष्टाचार रखा और बहुजन समाज पार्टी ने भी पिछले 5 वर्ष के उनके मुख्यमंत्री काल में कभी कोई व्यक्तिगत हमला या व्यक्तिगत बात नहीं कही। और वो रिश्ते ठीक है, वो अलग थे, हम अलग थे, वो विपक्ष में थे, सब बात चलती रही। तो न तो कोई वैचारिक द्वंद्व इस तरह का है कि बात अड़ जाएगी। दूसरी बात, हम लोगों ने कोई प्रधानमंत्री के पद का दावा भी नहीं किया है जी। अखिलेश जी शिष्टाचार रखते हैं, आज भी शिष्टाचार से अपने खुद मिलने गए हैं जी। तो सवाल, हमको अपने नेता बनने से, हम मानने से नेता नहीं बनते हैं, नेता नंबर से बनते हैं, रिजल्ट से बनते हैं। अखिलेश जी उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन जब प्रदेश में लोगों ने एक यूथ लीडर को समझा और एक नई आशा जागी कि नया नेता एक कौन होगा। देखिए घूम फिर के बाद मंत्री बने। उदय जी घूम फिर के बात वही आती है। आप लंबा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घूम फिर के आने के बाद मैं फिर वही पूछूंगा कि नेता कौन, अखिलेश जी या मायावती जी इस गठबंधन का। और अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो क्या अखिलेश जी अपना दावा पीछे छोड़ देंगे अपनी बुआ के लिए? अखिलेश जी ने ये घोषणा की है, आपने सुना होगा कि राष्ट्र हित में जरूरत पड़ने पे वो कोई भी कुर्बानी के लिए तैयार है। अखिलेश जी ने ये घोषणा खुद की है। मैं उनके तरफ से ये घोषणा करूं कि वे नेता लीडरशिप छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, मैं इतना जानता हूं कि वो एक सुलझे हुए नेता हैं। अगर वो कोई कदम आगे बढ़ाएंगे तो उसको अंतिम पायदान तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई अहम नहीं है। और देखिए महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जिस तरह के नंबर्स आते हैं, जिस तरह नंबर्स आते हैं उस तरह से लीडरशिप होती है। ठीक है, हम कोई प्रधानमंत्री का दावा ही नहीं कर रहे हैं। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो नेता हो जाएगा और अखिलेश जी की जरूरत पड़ने पर कुर्बानी कर देंगे। संबित भाई को विचार अपने दल उदय जी, संबित जी कुछ सुन लीजिए। संबित जी बोल रहे हैं, जी मैं आ रहा हूँ। संबित जी। ठीक। उदय जी पहले तो आज बधाइयां स्वीकार करें, जीत हुई है आपकी दोनों सीट में। इससे पहले राजनीतिक कारणों से ऑफ कोर्स हम टीवी पे बहस करते हैं और लड़ते भी हैं, मगर आज आपकी जीत हुई है। देखिए रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होता है। दो चीजें होती हैं, जहां तक रणनीति, धन्यवाद भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक रणनीति का सवाल है, अगर ये 2 बाई इलेक्शन से शिक्षा मिलके हम अपने रणनीति को 2019 के मार्फत मजबूत करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीतिक जीत होगी। और सुमित भाई आप भी जानते होंगे और उदय भाई भी इस बात को मानते होंगे कि हमारे पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, रणनीतिकार हमारे पास जिस प्रकार के हैं वो अद्वितीय हैं, दूसरे पार्टी में आज नहीं है। और इसलिए शायद सभी पार्टियों को आज इकट्ठे होने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीवी देख रहे हैं उनको आश्वासित कर सकता हूं कि एक क्षण के लिए भी हतप्रभ नहीं होंगे। हमारे रणनीतिकार इससे शिक्षा लेंगे और उसके बाद 2019 में जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। उदय जी 20 सेकंड में बोल दीजिए, 20 सेकंड, मुझे हेडलाइंस पढ़नी है। 20 सेकंड आपको टाइम दे रहा हूं। वो खत्म करें तो मैं बताऊं। जी बोलिए। मैं सुमित जी ये कह रहा हूं, सवाल ये जीत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि 2 लोकसभा सीट हम जीत गए। उपचुनाव का नतीजा भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता अगर जनरल इलेक्शन पास हो प्रदेश का जी, क्योंकि आम जनता पे फर्क पड़ता है प्रदेश से, नीतिगत फैसलों पे फर्क पड़ता है देश से। इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री की सीट जी हाँ, प्रदेश में 4 साल अभी उनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, इसलिए ये सिर्फ रणनीतिक मामला नहीं है। ये जनता ने एक बड़ा संदेश इसलिए दिया है, वही है कि जिन राजनीतिक कितना भरोसा किया जा सकता है। मैं आऊंगा आप सबके पास, राजीव जी के, रामकृपाल जी के पास भी, लेकिन हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, मुझे हेडलाइंस लेनी मेरी जरूरत है इस वक्त की। हेडलाइंस। उदय जी पहले तो आज बधाइयां स्वीकार करें, जीत हुई है आपकी दोनों सीट में। इससे पहले राजनीतिक कारणों से ऑफ कोर्स हम टीवी पे बहस करते हैं और लड़ते भी हैं, मगर आज आपकी जीत हुई है। देखिए रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2 चीजें होती हैं, जहां तक रणनीति, धन्यवाद भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक रणनीति का सवाल है, अगर ये 2 बाई इलेक्शन से शिक्षा मिलके हम अपने रणनीति को 2019 के मार्फत मजबूत करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीतिक जीत होगी। और सुमित भाई आप भी जानते होंगे और उदय भाई भी इस बात को मानते होंगे कि हमारे पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो,
रणनीतिकार हमारे पास जिस प्रकार के हैं वो अद्वितीय हैं, दूसरे पार्टी में आज नहीं है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले अब तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। राजीव त्यागी हैं, रामकृपाल सिंह हैं, संबित पात्रा हैं और उदय जी हैं। मैं राजीव त्यागी आपके पास आना चाहूँगा और आपके सब्र की को शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा राजीव त्यागी आपसे कि कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है उत्तर प्रदेश की दोनों सीटों पर। आपका अपना सूबा, आपका अपना क्षेत्र, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है? और इस गठबंधन के साथ अगर आप आज होते जो सपा बसपा का है तो ज़्यादा बेहतर होता, जैसा सलमान खुर्शीद साहब ने ट्वीट करके इशारा भी किया आज। राजीव जी देखिए सुमित जी, बहुत स्पष्ट मैं कहूं, सबसे पहले उदयवीर भाई को बधाई कि आपने 2 सीट यहां जीती, और नवल भाई को बधाई जो कि हमारे गठबंधन में ही है, और उदयवीर भाई भी हमारे गठबंधन में है, और निश्चित रूप से नवल भाई को भी बधाई, एक सीट जो हम लोगों ने आरजेडी ने जीती है बिहार में। देखिए ये बात सही है कि कांग्रेस को निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में और बेहतर तरीके से हम लोगों को अपने संगठन को और अन्य चीज़ों को ठीक करना होगा, इसमें कहीं को संशय नहीं है। और मैं सत्य बोलने के लिए जाना जाता हूँ, सत्य ही बोलना चाहता हूँ हमेशा। मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को रोज अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है, इसमें कहीं को संशय नहीं है। 80 और 40 120 सीट उत्तर प्रदेश और बिहार से आती हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात तो टिप्पणी में करना चाहूंगा, जो गठबंधन से लेकर के अन्य और चीजों पे, पिछले 6 से 8 महीनों पे 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव देश में हुए। 2 राजस्थान में हुए, 1 पंजाब में हुआ, 1 मध्य प्रदेश में हुआ, 2 उत्तर प्रदेश में हुए, 1 बिहार में हुआ। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हुआ करती थी, और 7 की 7 सीटें निश्चित रूप से सुमित भाई अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास 4 सीट तो कांग्रेस पार्टी के पास आई, 2 राजस्थान में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 पंजाब में। इसके बाद 2 सीट आई समाजवादी पार्टी के पास, 1 आरजेडी के पास आई। तो भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है कि क्या उन्होंने नोटबंदी करके, क्या उन्होंने नौजवानों को रोजगार न देकर के। सवाल आपके आत्मावलोकन का था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यूपी में ताकत हुआ करती थी, फूलपुर सीट जवाहरलाल नेहरू जी की सीट हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक बात है, आप बीजेपी को एहसास कराइए कि वो 7 उपचुनाव हार चुकी है, पर मेरा ये कहना है कि बीजेपी के 7 उपचुनाव हार जाने से क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो रही है? क्या कांग्रेस का जमानत जब्त नहीं हुई है? क्या मैंने गलत कहा? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। हम स्वीकार करते हैं कि हम लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश और बिहार में। हमें गठबंधन में रहकर भी काम करने की जरूरत है, और निश्चित रूप से गठबंधन के जो पैरामीटर्स होंगे उसमें भी हम लोगों को सब चीज सोच करके विचार करके कार्य करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहूं, देखिए 2 चीज बहुत स्पष्ट हो गई है भारतीय राजनीति में कि नोबडी इज इनविंसिबल, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो जीत नहीं सकता। हालांकि गैर कांग्रेसवाद का जो जमाना शुरू हुआ वो 30 साल बाद हुआ, आजादी के 30 साल बाद 77 में हम चुनाव हारे, पहला चुनाव हारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गैर भाजपावाद जो शुरू हुआ 2014 से लेकर के 2018 के बीच में कैसे शुरू हुआ, पहली बात। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति को किसी भी एक सेट फॉर्मूले पे नहीं किया जा सकता। नॉर्थ वेस्ट में लोग भावनात्मक रूप से बहुत प्रखर हैं और भावनात्मक मुद्दों को तरजीह देते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस कह दूं, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस कह दूं अगर आप कहें तो। दूसरी बात, मैंने जो वेस्ट का जिक्र किया है, पटोले साहब जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में, छोड़ करके हमारी पार्टी में आ गए। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुकी है, हम भारतीय जनता पार्टी को बिहार में छोड़ चुकी है, टीडीपी छोड़ चुकी है। इसके अलावा आप देखें अकालियों में रोष है, टीडीपी में रोष है, तो इसका मतलब छोड़ के भाग रहे हैं राजीव त्यागी के पास और हमारे साथ इनके गठबंधन के पास 20 दल हमारे साथ आकर के डिनर करते हैं। ठीक है, संबित पात्रा। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी को सुना। मुझे लगता है अगर आज भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है तो उससे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को है, इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी करें, आज कम से कम हम दोनों को ये शोभा नहीं देता है। आज मैं सुबह डिबेट में राजीव भाई को खुद ही सुन रहा था, अगर मैं गलत हूं तो मुझे राजीव जी ठीक कर दे, शायद आप ही के चैनल पे सुन रहा था जब राजीव जी कह रहे थे अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो वोट कटुआ पार्टी बन गई है। मेरे ख्याल से इसी शब्द का प्रयोग भी किया था, हो सकता है बहुत सारे चैनलों में था, गलत भी हो सकता है। मेरे को लगता है आप ही के साथ थे। जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं मेरे साथ ही पैनल पे थे, तो अगर कांग्रेस उन्होंने एक्सेप्ट किया था। जी ठीक है, मैं भी इनकार नहीं करूंगा, मैं भी सत्य बोलता हूं। ठीक है, बोलिए। जी, अगर
जी, अगर कांग्रेस की परिस्थिति आज उत्तर प्रदेश में जहां से कांग्रेस उपजी है, राजीव भाई मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, फिर मैं नहीं बोलूंगा, इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगर कांग्रेस की आज स्थिति जहां जवाहरलाल नेहरू लड़े थे और जहां से ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस, हाँ, जहां से कांग्रेस उभर के आई थी, अगर वहां आज कांग्रेस की स्थिति वोट कटुआ की है तो कांग्रेस को चिंतन करना पड़ेगा। मगर आज मुझे पहले चिंतन करना है, कांग्रेस चिंता करे या ना करे। और देखिए, पार्टी वही दुरुस्त होती है जो पहले चिंता करना शुरू कर देती है कि आखिर हार का कारण क्या रहा। सिद्धार्थनाथ सिंह जी आपके साथ बैठे थे, उन्होंने कहा क्या कॉम्प्लेसेंसी और अति आत्मविश्वास, क्योंकि जो वोट परसेंटेज दोनों में देखा हमने, 48% गोरखपुर में और 37% फूलपुर में, कहीं ना कहीं जो बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता निकल कर आते हैं, जब समीक्षा होगी कि हर बूथ पे कितने कार्यकर्ताओं ने वोटरों को बाहर निकाला, तो वही कहीं उत्तर होगा। ये मैं करना चाहूंगा। राजीव जी मैं मौका दूंगा आपको, आप काफी देर बोले। उदय जी के पास जाना चाहूंगा। उदय जी जो बात संबित पात्रा ने अंडरलाइन की, एक मिनट राजीव जी मैं आऊंगा। राजीव जी प्लीज, हम तीन ही लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रामकुमार जी मैं आ रहा हूं। उदय जी मैं एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा। क्या कांग्रेस ने दोनों सीटों पर सोच समझकर आपकी मदद की? जो बात वोट कटुआ शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। क्या कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी के तहत अपने उम्मीदवार उतारे थे सपा की मदद करने के लिए? उदय जी नहीं, हमारी इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने हमारी मदद करने के लिए उतारे थे। ठीक, उन्होंने अपने हिसाब से चुनाव लड़ाया। उनको कोई एक सवाल का जवाब और दीजिए कि कल आप विधानसभा लड़ रहे थे तो कांग्रेस के साथ थे, आज आप लोकसभा उपचुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के साथ नहीं होते हैं, तो कांग्रेस का साथ क्यों गवारा नहीं लगा अखिलेश को इस बार? उदयवीर जी नहीं, देखिए ऐसा, पहले ये बात आई थी कि हमने पिछली बार 104 सीटें कांग्रेस को दी, जो उनके अलॉटेड कोटे से काफी ज्यादा थी जी। ये दोनों सीटें जो थी, इन पे 4-4 विधानसभा सीटों पे हम लोग लड़े, एक सीट पे वो लड़े। तो किसी फॉर्मूले से ये कांग्रेस के लिए बनती नहीं थी अगर हमारी उनकी बात होती है। अच्छा, तो हमारा हक बनता था, हमने अपना चुनाव लड़ा। उन्हें अपना अलग प्रयास करना था, ये उनकी इच्छा है, वो एक दल है। और गठबंधन हमारा 2017 के लिए हुआ था, 19 के लिए तो हुआ नहीं था। लेकिन इशारा दिया था उसके बाद भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दिया गया था कि आगे भी चल सकता है। रामकृपाल जी ठीक है, रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हो? उदय जी आप ही से बोल। नहीं, कृपया, मैं पहली बार आ रहा हूं। रामकृपाल जी, मेरे भी धीरज की आप लोग सराहना कीजिए। बिल्कुल। देखिए, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। बोलिए ना, बोलिए। उदयवीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एसपी और बीएसपी का जो अलगाव हुआ था वो किसी सैद्धांतिक लड़ाई का नतीजा नहीं था। जाहिर सी बात है, लेकिन वो अहंकार का टकराव का नतीजा था, लेकिन वो अहंकार भी नेतृत्व की लड़ाई थी। 23 साल पहले जो अहंकार था, अगर वो आज आभार में बदला है अखिलेश जी ने उसको, वो भी एक पक्षीय है। अभी तक न तो मायावती जी ने कहा है कि ये गठबंधन है। देखिए, किसी बड़ी एकता के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, नेतृत्व और नीतियां। इन दोनों पर बीएसपी चुप है पूरी तरह से। एक्स पार्टी कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, एक आदमी कर ले, लेकिन बहुत बढ़िया बात उदयवीर जी कह रहे हैं। और अगर वाकई सैद्धांतिक ये गठजोड़ होगा जी, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बीएसपी को किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है और कोई उन्हें पराजित नहीं कर सकता। ये लिख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं हूं और गणित जानता हूं अच्छी तरह से। 70% करीब देखिए वोट बैंक होता है जी कुल मिला करके। और एक बात मत भूलिए कि मायावती जी के जो कोर है, जिसको गुठली कहते हैं, वो हमेशा इंटैक्ट रहती है, वो 20% के है। और समाजवादी भी, चाहे वो हारे या जीते हैं, सत्ता में रहे नहीं, 20% करीब उनके पास है। 40 दोनों हो जाते हैं कोर स्ट्रेंथ। मैं आपको रोक बाकी कोई ये तस्वीर डिस्क्राइब कर दूं। अखिलेश यादव मायावती के घर से निकल रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें लखनऊ की, दोनों के बीच मुलाकात हुई है और बाहर निकलने के बाद के कैमरे के शॉट्स। मैं उम्मीद करता हूं कुछ ही देर में अंदर के शॉट्स या स्टिल पिक्चर्स भी हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन रामकुमार जी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या सपा को यह समझ में आ गया था कि कांग्रेस को साथ रखेंगे तो विधानसभा में लुटिया डूब गई थी, इसलिए इस बार दूरी अपनाई? आपका आज मुझे एक बात का दुख है जी, कि जो कांग्रेस पार्टी कभी विशेष थी जी, फिर शेष हुई, आज वो अवशेष है। और उसका अध्यक्ष इस बात को ट्वीट कर रहा है कि बीजेपी हार गई।
सवाल इस बात का है, मैं कांग्रेस के सामने फिर कहता हूं कि आपका उद्देश्य क्या है? आप विकल्प बनने के लिए लड़ रहे हैं या विकल्प बनाने के लिए? राजीव त्यागी जवाब दीजिए, विकल्प बनना है कि विकल्प बनवाना है? देखिए मैंने साफगोई से सुबह भी जब हम आपके साथ डिबेट कर रहे थे उस विषय पे ही बोलूंगा और रामकृपाल जी के विषय पे ही बोलूंगा। मैंने बहुत एक संबित भाई को एक बात कहना चाहता हूं, हां मैं शब्दों से खेलता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं शब्दों से खेलता हूं, मेरा काम है, प्रवक्ता हूं, मेरे शब्दों से खेलना मेरा काम है, लेकिन किसी की भावनाओं से और किसी के सम्मान से कभी नहीं खेलता हूं और कभी भी पुरानी डिबेट को उठा करके कोट नहीं करता हूं किसी की भी। संबित भाई ने बहुत सारी चीजें कहते हैं बहुत सारी डिबेट पे, लेकिन मैं उन्हें कोट नहीं करूंगा, यह मेरा संबित से वादा है। लेकिन अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आपने रामकृपाल जी आपने बात कही थी, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा रामकृपाल साहब कि उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। 80 सीट है और 40 बिहार में है। 28-29 साल से हम लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन 2009 को मत भूलिए, 2009 में उत्तर प्रदेश ने हमें 21 सीट दी थी और 22वीं सीट हम लोगों ने राजबब्बर जी के रूप में बाई इलेक्शन में जीती थी। और 2004 को भी मत भूलिए, 2004 में भी कांग्रेस पार्टी ने 11 सीट जीती थी। 2014 में जो आंधी चली, भाजपा की आंधी चली और भाजपा की आंधी में सभी दल ध्वस्त हुए, उत्तर प्रदेश में भी ध्वस्त हुए, बिहार में भी ध्वस्त हुए। और नॉर्थ वेस्ट को अगर आप देखेंगे सुमित जी, आप बड़े पत्रकार हैं देश के, तो 321 सीट आती है नॉर्थ वेस्ट में पूरी, उधर गुजरात से लेकर के बिहार मान ही रहा हूं, आप तो फैक्ट की बात कर रहे हैं, कैसे काउंटर करूंगा आपको? 14 में मोदी की आंधी चली, 17 में मोदी की आंधी चली, अभी जब सपा की आंधी चली, सुनामी चली गोरखपुर में और फूलपुर में, तब भी कांग्रेस नहीं खड़ी हो पाई। अब जब बीजेपी की आंधी रुक रही है तो कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है? नहीं, राजस्थान में भी कांग्रेस, राजस्थान में आप माने ना, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। देखिए राजस्थान के नतीजे जब आज हमने डिबेट किया था, आपके कोई साथी प्रवक्ता थे इस पैनल पे जिन्होंने जम के बीजेपी को कोसा था, मेरे ख्याल से सचिन पायलट थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। लेकिन मुझे माफ करिए, राजीव भाई, बीजेपी हारी, आपको पटाखे फोड़ने फोड़िए, लेकिन ये अगर आपकी पार्टी का ध्येय यही है कि हमको ऑप्शन देना है या ऑप्शन बनाना है, इस पे जो रामकृपाल जी कह रहे हैं ये एक आत्मचिंतन की बात है। क्योंकि फूलपुर में अतीक अहमद निर्दलीय होकर, दबंग होकर कांग्रेस से ज्यादा वोट पाते हैं, कांग्रेस की जमानत जब्त होती है, कांग्रेस की अपनी सीट, पंडित नेहरू की सीट। मैं लौटूंगा आप सबके पास, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के उस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले ये बात आई थी कि हमने पिछली बार 104 सीटें कांग्रेस को दी, जो उनके अलॉटेड कोटे से काफी ज्यादा थी जी। ये दोनों सीटें जो थी, इन पे 4-4 विधानसभा सीटों पे हम लोग लड़े, एक सीट पे वो लड़े, तो किसी फॉर्मूले से ये कांग्रेस के लिए बनती नहीं थी अगर हमारी उनकी बात होती है। अच्छा। तो हमारा हक बनता था, हमने अपना चुनाव लड़ा, उन्हें अपना अलग प्रयास करना था, ये उनकी इच्छा है, वो एक दल है। और गठबंधन हमारा 2017 के लिए हुआ था, 19 के लिए तो हुआ नहीं था। आगे बढ़े उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं, जो लोग लाइव डिबेट को देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं हमारे आज के सवाल पर। ठीक है, 2019 में पीएम मोदी का मुकाबला स्थानीय छत्रप ही कर पाएंगे। हाँ कहने वाले 25%, ना कहने वाले 75%। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। हाँ कहने वाले 40%, नहीं कहने वाले 60%। यानी स्थानीय छत्रप जो है वो भी मुकाबला नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी का। और ये वैसे भी उदयवीर जी, संबित आप जवाब दीजिएगा इसके बाद। उदयवीर जी, ये तो 2 या 3 सीटों का उपचुनाव था, इसके बेसिस पर ये मान लेना कि मोदी लहर खत्म हो रही है, मोदी जी का जलवा खराब हो गया, खत्म हो गया, क्या ये अतिशयोक्ति नहीं हो रही है? हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं उदयवीर जी? दो अलग अलग पैटर्न है। एक पैटर्न ये है कि जो अनविंसेबल है, जो दूसरे जीती हुई सीट को भी तोड़ के अपने साथ ले लेते हैं, इतने बड़े मैनेजर्स हैं, इतने बड़े जनाधार हैं, कहीं भी जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में कमल खिला देते हैं। वो लोग लगातार हिंदी हार्टलैंड में उपचुनाव अपनी सरकार के रहते हार रहे हैं। एक जी संबित। दूसरी बात, ये दोनों सीट सामान्य सीट नहीं है, ये वो सीटें हैं जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका 4-4 साल का कार्यकाल अभी बाकी है, जिनका ग्लैमर पिछले 25 साल से है वहां, और किसी भी परिस्थिति जिनका दावा यह है कि हर चुनाव में हम अपना मार्जिन बढ़ाते हैं। तो सवाल यह है कि जिनके अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास असीमित संसाधन हैं दूसरों की तुलना में जी, तो इतनी विकास की आशाएं, इतनी सारी आशाएं हैं
ऐसी सीटों को हारने से एक बड़ा राजनीतिक संदेश जाता है, और संदेश ये गया है सुमित जी, ये सिर्फ कैलकुलेशन मत देखिए कि जातियों का गठजोड़। सवाल ये है कि इससे पिछले चुनाव में विकास के मुद्दे से किनारे ले जाकर, जाति और धर्म पे ले जाकर ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया कि बाकी सारी जातियों और धर्मों के साथ अन्याय हुआ है। संबित जवाब दीजिए। और 6 महीने 8 महीने में लोगों ने रियलाइज किया कि हमारे साथ धोखा हुआ। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस है भारतीय जनता पार्टी के अपने किए हुए वादों के। अब मैं बोल सकता हूँ, हम तो उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर थे। संबित जवाब दीजिए। हम तो उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर थे। तो ये सवाल कौन सी सीटें हैं, ये है उदय जी। संबित जवाब दे रहे हैं, संबित को जवाब दीजिए। उदय जी, उदय जी संबित जवाब दे रहे हैं। जी ठीक, ओके जी, मैं सुन नहीं पा रहा था, अच्छा करना, क्षमा करना। देखिए सुमित जी, जहां तक उपचुनाव का विषय है, आप याद करिए 2014 में भारी जीत केंद्र में हुई थी, उसके पश्चात 2015 में लगभग 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश के राज्य में ही उपचुनाव हुए थे और नतीजा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में था, उसके खिलाफ था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसमें अच्छा किया था। सभी लोग हमसे पूछ रहे थे और खुद समाजवादी पार्टी भी बोल रही थी कि 2017 में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मोदी लहर समाप्त हो गया है। हमने 2017 में नतीजे देखे हैं। देखिए, उपचुनाव एक और हुआ था दिसंबर 21, 2017 को कानपुर देहात के क्षेत्र में सिकंदरा में। नतीजा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जब रिजल्ट निकली थी 24 दिसंबर को, भारतीय जनता पार्टी जीत के निकली थी। तो अभी जीती हुई है, अभी 2 चुनाव में हारी है। हाँ, इसमें एक रणनीतिक हार हुई है, क्योंकि जो गठजोड़ हुआ, इनका जो समझौता बसपा और सपा का हुआ, वोट परसेंटेज का जो गेन हुआ, वह हमने आंकलन नहीं किया था। मुझे लगता है समय से पहले इस प्रकार के झटके से जो हम समझ पाए हैं, हम उसे ठीक करेंगे। उदय जी, देखिए सुमित जी, सबसे पहली बात मैंने कहा, एक स्टैंडर्ड रूल बना हुआ है कि जो प्रदेश में राज कर रहा होता है, स्थानीय कारणों से सरकार के दबाव में बहुत सारी जनता उसके साथ रहती है, तो अधिकांश नतीजे सरकार के पक्ष में जाते हैं, और वो हमारी सरकार में गए थे। जो सिकंदरा का चुनाव हुआ था, वहां इनका मार्जिन 40,000 से कम होके 17-18,000 पे आ गया था। इनकी सरकार बने 6 महीने हुए थे। और ये दूसरा चुनाव हुआ, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इनकी सरकार भी है, 4 साल बचे भी हैं, 6 महीने बाद उपचुनाव हुआ, अब इनका मार्जिन कम होकर 18,000 पहले सिकंदरा में आ गया, और ये दोनों सीट अपने घर में हार गए। यही महत्वपूर्ण चुनाव है, इसीलिए इन्हें जीतना चाहिए था, क्योंकि इनकी सरकार है, लोकल सारे कारण इनके पास हैं, सारे प्रोमिसेस करने की क्षमता है, और अगर ईमानदार हो तो उनको पूरा भी कर सकते हैं। लेकिन ये विकास की बात नहीं करते, ये 2020 खेलते हैं। अगर मैं एक लाइन में निचोड़ निकालूं, उदय जी का आप जवाब दीजिए। संबित, आप जवाब दीजिए कि क्या जो प्रोमिसेस किए गए सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने, वो पूरे नहीं किए? जैसे किसानों की कर्ज माफी को लेकर काफी गुस्सा है, एक खास समुदाय, पंडित समुदाय के लोग, ब्राह्मण समुदाय के लोग नाराज बताए जा रहे हैं, एनकाउंटर्स को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको आप सफलता बोलते रहे। संबित पात्रा। देखिए सुमित जी, मैं आपको बड़े स्पष्टता के साथ बताऊं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी ने और उनकी सरकार ने काम नहीं किया होता तो समाजवादी पार्टी, और इतनी खराब परिस्थिति वहां पॉलिसीज को लेकर होती, तो समाजवादी पार्टी अकेले के दम पर हमें हरा देती। समाजवादी पार्टी को किसी प्रकार से बसपा के साथ आके इस प्रकार का एक जातीय गठबंधन करके वोटों को बटोरने की रणनीति नहीं अपनानी पड़ती, वो अकेले हमें हरा देती। तो स्वाभाविक है, काम एक अलग दृष्टिकोण है, हमारी हार रणनीति के कारण हुई है। काम तो हम अच्छा कर रहे हैं, कानून की व्यवस्था वहां कैसे है वो आप भी जानते हैं, खुद नोएडा में आपका स्टूडियो है। मगर बिल्कुल मैं जातीय गठबंधन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद मायावती जी ने समाजवादी पार्टी पे आक्षेप लगाया था कि समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति करती है। आपने मायावती जी पे आक्षेप लगाया था कि मायावती जी जाति की राजनीति करती है। मैं तो आप दोनों की बातों को कर रहा हूं। मैं आप पे भी लगाया था, मानते हैं उसे? तो ये बड़ा अच्छा है, जब मेरा गठबंधन है तो अच्छा है, आपका गठबंधन है तो वो सामाजिक नहीं है, वो जातीय है। राजीव त्यागी महत्वपूर्ण सवाल। राजभर जी से किस बात का गठबंधन है इनका? 1 मिनट उदय जी, मेरे पास बहुत कम वक्त है, राजीव त्यागी को वक्त दे दूं, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राजीव त्यागी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। राहुल गांधी का इसलिए खुश होना कि भाजपा हार रही है, क्या ये काफी है? कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, उस पर कोई एक लाइन नहीं लिखी।
जो भी राष्ट्रप्रेमी शक्तियां हैं, वो जो राष्ट्रद्रोही शक्तियां हैं कायदे में, उसको कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी इकोनॉमी ध्वस्त कर दी, नौजवान को पकौड़ा और किसान के सर पे हथौड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है पिछले 4 साल में। पिछले 4 साल में ये हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय निर्णय नहीं लिए हैं, बीजेपी तो भुगत रही है। अगर उसने किया होता तो आज ये नहीं हारते दोनों सीटें अपनी। पर कांग्रेस ने क्या किया अपनी सीटें मजबूत करने के लिए? राहुल गांधी अपना जमाना जब्त होने पर क्यों नहीं ट्वीट करते हैं, या क्यों नहीं कहते कि मुझे मजबूत करना है पार्टी? रामकृपाल सिंह जैसे व्यक्ति यहाँ विद्वान पत्रकार यहाँ बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जरूर रिपीट हुई, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। बाकी जिन जिन राज्यों में चुनाव जीती है वहां लंबे अंतराल तक कांग्रेस भी रही है, अन्य विपक्षी दल भी रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा इसमें, संबित भाई आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, राजीव जी एक मिनट, क्या समय बड़ा बलवान, एक चीज देख रहा हूं, खबर हेडलाइन जो बीजेपी के लिए है। बीजेपी इस विश्वास में थी कि वोट ट्रांसफर नहीं होंगे। जो वोट 2000 मार्च 17 में यादवों के अलावा बाकी जातियों के आ गए थे, और ये था कि चूंकि जो कुछ हुआ था बीजेपी में वो ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन आज के नतीजे बताते हैं कि नेताओं के दिल मिलने से वोट भी ट्रांसफर हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये दूसरी चीज मैं समाजवादी पार्टी के लिए कह रहा हूँ, सर वक्त कम है, अगर देखिए ये रणनीति नीति तक पहुंचती है तब तो होगा, क्योंकि मायावती जी का मुंह खोलना जब तक वो नहीं खोलती हैं बिल्कुल तब तक क्या हुआ अखिलेश और मायावती की मुलाकात में, उस पर हमारी नजर रहेगी। और क्या मायावती अखिलेश यादव के साथ मिलकर नीति बनाएंगी ताकि लोगों के दिल जीते जा सके 19 के पहले, उस पर भी न्यूज 18 इंडिया की नजर रहेगी। शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लेकिन जनता ने आज के इस पोल में साफ कर दिया कि जो स्थानीय क्षत्रप हैं, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश हो, ये भी नरेंद्र मोदी का मुकाबला 19 में नहीं कर पाएंगे, ऐसी राय दर्शकों की आई है। लेकिन आज का दिन विपक्ष का रहा, विपक्ष का अच्छा दिन रहा। थैंक यू सो मच। चलते हैं किशोर के पास, 100 बात की एक बात की।